हेलो एवरीवन। नमस्कार साथियों, आप सभी का वाईफाई स्टडी यूपीएससी और अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं अभिषेक कुमार जैन, फैकल्टी फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और करंट अफेयर्स का ये एडिशन जहां पर हम डिस्कस करते हैं पीआईबी, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और जितनी भी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर करंट का रिलीज आपको देखने को मिलेगा, उन सब का होलिस्टिक अध्ययन हम यहाँ पर करते हैं ताकि आप अपने एग्जाम में सफल हो पाएं और सिंगल डिजिट के अंदर रैंक एंश्योर कर पाएं। आप सभी को पता है सुबह 10 बजे हमारी कैसे बने टॉपर सीरीज भी आपको देखने को मिलेगी, जो काफी पॉपुलर हो रही है, काफी लोग उससे बेनिफिट उठा रहे हैं। आप सब लोग भी उससे जुड़ सकते हैं, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का एडिशन। आई थिंक सब लोग जुड़ चुके हैं। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो सबसे पहले आज मैं आपको मेरी क्लासेस का स्केड्यूल दिखा देता हूँ। 10 AM पर मेरी जो क्लास होती है कैसे बने टॉपर सीरीज, 3 to 4 PM जो भी आप क्लास देख रहे हैं न्यूज़पेपर को लेकर, 8:45 वाली जो क्लास है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां पर हम डिस्कस करते हैं अलग अलग टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये क्लास आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर देखने को मिलेगी। और ध्यान रखना, इन सब की अपडेट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और मेरा रेफरल कोड AKZ10 यहाँ पर यूज कर सकते हैं ताकि आपको अनअकैडमी प्लस पर 10% का डिस्काउंट और उसके साथ ही जितनी भी स्पेशल क्लासेस है उसको अनलॉक करने के लिए भी आप इस रेफरल कोड का यूज यहाँ पर कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के काफी सारे फायदे आप लोगों को होने वाले हैं। आप बोलोगे सर क्या क्या फायदे होंगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखना, जिस भी कैटेगरी का आप सब्सक्रिप्शन लेते हो उस कैटेगरी में जितने भी स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज चल रहे हैं, जितनी भी लाइव क्लासेस है, ठीक है, उन सब का बेनिफिट आप ले सकते हो। चाहे क्विजेज है, चाहे आपकी टेस्ट सीरीज है, उसके अलावा आपको सारी चीजों की जो नोट्स है वो PDF फॉर्म में अवेलेबल करवाए जाएंगे। प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलता रहेगा, जो जरूरी है आपकी स्ट्रेटजी के लिए, जो जरूरी है आपको टॉपर बनाने के लिए। मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी आप लोगों को अवेलेबल रहेगी, तो आप इस रेफरल कोड का यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अपने फोन के अंदर इंस्टॉल करना होगा, उस पर लॉगिन कीजिएगा, फिर बेसिकली अपना प्लस कोर्स सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, प्लस कोर्स के अंदर बेसिकली आपको वेरियस कैटेगरीज अवेलेबल होगी। उसमें अगर आप यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन पर जाइएगा। उसके बाद बेसिकली आपको अलग अलग पैकेजेस यहाँ पर विजिबल होंगे, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ। जो लेटेस्ट प्राइसेस है तो मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, आप देखोगे 49500, दिस इज फॉर 12 मंथ एंड 72000, दिस इज फॉर 24 मंथ। और ध्यान रखना कि यहाँ पर आपको 10% डिस्काउंट अवेलेबल होगा। जैसे आप इस रेफरल कोड का यूज करेंगे आपको 10% डिस्काउंट रहेगा और साथ में मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी अवेलेबल रहेगी थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। तो आप इसका यूज कर सकते हैं। एंड कैसे बने टॉपर सीरीज के बारे में बता दिया। हर दिन 10 बजे अलग अलग सब्जेक्ट का, ध्यान रखना इसका नाम ही टॉपर सीरीज इसलिए रखा गया है, हर एक सब्जेक्ट का होलिस्टिक कवरेज। मंडे पॉलिटी, ट्यूसडे आपका एनवायरमेंट, वेडनेसडे आपका ज्योग्राफी, थर्सडे आपका इकोनॉमी, फ्राइडे आपका साइंस एंड टेक, सैटरडे आपका हिस्ट्री। सब सब्जेक्ट का होलिस्टिक एनालिसिस देखने को मिलेगा। तो आप लोग 10 बजे वाईफाई स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा रेफरल कोड आप लोगों के सामने, इसका ध्यान रखिएगा, सब लोग इसको यूज कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्प्रेड कीजिए। ओके, तो आज के करंट अफेयर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, ये करंट अफेयर सारा का सारा ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। नोट्स बनाइएगा और मंथली रिवीजन, सॉरी वीकली रिवीजन जरूर कीजिएगा। हर वीक में रिवीजन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप सारी चीजों को अलाइन रख पाए और अपनी स्ट्रेटजी को इस प्रकार से बना पाए कि एग्जाम में आप हर एक क्वेश्चन का आंसर कर सके। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं जो आपके प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है, इसको आपको अपनी आंसर राइटिंग में यूज करना है। ये टॉपिक है आपके एनवायरमेंट को लेकर, जो आपको अपने GS3 के अंदर देखने को मिलेगा। एनवायरमेंट वाला पार्ट, साइंस एंड टेक वाला पार्ट, ये बेसिकली क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2020 के बारे में है, जहां पर प्रधानमंत्री जी ने किन किन चीजों के बारे में बोला। सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि जो बेसिकली हमने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंदर टारगेट लिए थे, आपको पता है पेरिस जलवायु समझौता जो आपका 2015 में हुआ था, उसके अंदर बेसिकली जो भारत ने टारगेट लिए थे, उन टारगेट को पूरा करने में भारत काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और बेसिकली हमारे जो डेटा यहाँ पर कलेक्ट किया गया उसके अकॉर्डिंग बताया गया कि बेसिकली जो भारत का टारगेट था कि 2005 को अगर हम बेस लेवल मान लेते हैं, 2005 से अगर हम कंपेयर करें तो 2030 तक जो हमें हमारी एमिशन इंटेंसिटी था उसको 33 से 35% तक घटाना था। तो आप देखोगे हमने अभी 2020 में ही उसको 21% तक घटा दिया है। ये ऑफिशियल डेटा रिलीज किया गया, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना, हमारा टारगेट था
कि जो हमारा एमिशन है, कार्बन एमिशन की इंटेंसिटी है, उसको 2005 को बेस लेवल मान के, 2005 को आधार वर्ष मान के 2030 तक हमें 33 से 35% तक रिड्यूस करना था और 2020 में ही हमने 21% तक रिड्यूस कर दिया है। मतलब हम हमारे टारगेट की तरफ काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो आपसे ये स्टेटमेंट पूछा जाए कि अभी तक 2020 तक भारत ने कितना एमिशन इंटेंसिटी को रिड्यूस कर दिया है, तो उसका आंसर होगा 21%। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यहां से आपको देखने को मिलेगा, जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है, ध्यान रखना, जो हमारी नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर 4th लार्जेस्ट है। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं पूरे वर्ल्ड के अंदर कौन सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करता है, तो उसमें भारत चौथे नंबर पर आपको देखने को मिलेगा। अब आप बोलोगे सर फर्स्ट सेकंड थर्ड पर कौन है, ये आपको रिसर्च करके मुझे बताना है, ठीक है, ताकि आप सब लोगों, ध्यान रखना, कल की स्पेशल क्लासेस में भी 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे। एक क्वेश्चन दिया था मैंने आप लोगों को, अगर आप लोगों को ध्यान हो, ठीक है, पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था कि बेसिकली जो हमारी 5 ग्रेट लेक्स है नॉर्थ अमेरिका की, उनकी लोकेशन वाइज आपको बताना है कौन सी यूएसए के अंदर है, कौन सी कनाडा के अंदर है, और प्योरली यूएसए के अंदर कौन सी है, और बेसिकली आपको ये भी बताना था वेस्ट टू ईस्ट में अरेंज करना था। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था जो सीपीआई आईडब्ल्यू है, ठीक है, उसका बेस ईयर क्या था, जो अभी लेटेस्ट में चेंज हुआ है, ठीक है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए है, उसका बेस ईयर क्या था। आज तो मैं बेसिकली आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आज ये रिकॉर्डेड क्लास है, बट फिर भी आप लोग सोचो कि आप लोगों का कुछ भी मिस ना हो, तो मैंने काफी अर्ली मॉर्निंग ये क्लास क्रिएट करी है ताकि आप सारी चीजों को यहाँ पर सीख पाए। जो भी आपकी क्वेरीज होगी उनको कल मैं एड्रेस करूंगा। तो आज तो रिकॉर्डेड क्लास है, तो सब लोग बेसिकली ध्यान से पूरी क्लास को देखेंगे, ठीक है, ये 3 बजे ही आपका चलेगा, ठीक है। अब देखो उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत ने जो टारगेट लिया था कि 2022 तक हमें 175 गीगावाट, ठीक है, 175 गीगावाट एनर्जी हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के थ्रू लेकर आनी है, और भारत उस टारगेट को 2022 से पहले ही पूरा कर लेगा। और भारत ने अब तो टारगेट बढ़ा भी दिया है। आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो टारगेट था, लिख लेना कॉपी के अंदर, भारत का टारगेट था 175 गीगावाट, कब तक, 2022 तक। अब तो भारत ने नया टारगेट ले लिया है, वो नया टारगेट क्या है, 450 गीगावाट, कब तक, 2030 तक। तो बेसिकली भारत यहाँ पर काफी तेजी से चल रहा है, स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर। तो आप देखोगे हमारा टारगेट अब हो चुका है 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का 2030 तक। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, 175 गीगावाट बाय 2022, 450 गीगावाट बाय 2030, एंड बेसिकली हमें जो बेसिकली रिड्यूस करना था, जो मैंने आपको बताया था 33 to 35%, ये 2030 तक करना था, लेकिन अभी 2020 तक हम 21% कर चुके हैं, जो काफी अच्छी प्रोग्रेस को दिखाता है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने यही बोला है कि भारत बेसिकली अभी अपने प्रयासों को और भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है उनसे हम आगे ही यहाँ पर चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2020 के दौरान हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोली, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज हाईली हाईली इंपॉर्टेंट। इसके बारे में सब लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड आप देख लीजिए, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना, एनवायरमेंट है, इसको आप अपने जीएस के आंसर्स में भी और प्रीलिम्स में भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 और इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ। सबसे पहले भारत की जो सोलर कैपेसिटी है, क्योंकि मोदी जी तो 2014 से ही कंपेयर करेंगे, क्योंकि मोदी जी ने 2014 में अपनी सरकार पहली बार बनाई थी, तो यहाँ पर डेटा दिया गया कि 2014 के अंदर जो भारत की सोलर कैपेसिटी थी, पर्टिकुलर सोलर की बात कर रहे हैं, सोलर ऊर्जा की कैपेसिटी भारत की थी मात्र 2.63 गीगावाट, और 2020 के अंदर हो चुकी है 36 गीगावाट, ठीक है। तो भारत की सोलर कैपेसिटी के अंदर भी काफी ज्यादा इंक्रीज देखा गया है, ठीक है। वैसे आपको पता होना चाहिए था कि 175 गीगावाट में से जो भारत का सोलर का टारगेट था वो कितना था, 100 गीगावाट, तो वो तो अभी बेसिकली पूरा नहीं हो पाया है, बट भारत काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधनों को बेसिकली और ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए। दूसरी चीज ध्यान रखना कि भारत के अंदर जो फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए और जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिए भी काफी ज्यादा प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आएगा, भारत के 2 महत्वपूर्ण इनिशिएटिव जिनका नाम है ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसकी स्थापना 2015 में पेरिस जलवायु समझौते के दौरान फ्रांस और भारत ने मिलकर की थी, और बहुत इंपॉर्टेंट, इसका मुख्यालय आपको पता है भारत के गुरुग्राम में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बोला है कि भारत ने 2 महत्वपूर्ण इनिशिएटिव पूरे वर्ल्ड को दिए हैं। एक तो है आपका अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस, और दूसरे, इसको हिंदी में बोला जाता है अंतरराष्ट्रीय सोलर गठबंधन, और दूसरा है आपका कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब है
कि किस प्रकार से प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए जिससे जान और माल दोनों की हानि को बचाया जा सके। और मैंने अभी आपको बताया भी था, एक पर्टिकुलर कंट्री का एग्जाम्पल भी दिया था जिसने अभी हाल ही में लग्जमबर्ग के बारे में बताया था, जिसने हाल ही में आईएसए को ज्वाइन किया है। ठीक है, और आईएसए के अंदर मेनली वही कंट्री देखने को मिलेगी जो या तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आती है। मैंने आपको बताया था, ये आपके अगर 23.5 डिग्री नॉर्थ है और ये आपकी 23.5 डिग्री साउथ है, तो मेनली वो कंट्री या तो इन दोनों के बीच में आती है या आधी यहाँ पर लाई करती है, आधी से नीचे लाई करती है। तो मतलब या तो पार्शियली लाई करती है या फुली लाई करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। जनरली वही कंट्री आपको आईएसए में देखने को मिलेगी, बट ऐसा यही नहीं है कि अदर कंट्रीज भी इसके अंदर इंक्लूड हो रही है। जैसे कि लग्जमबर्ग आप देखोगे, उसने भी इसके अंदर बेसिकली इंक्लूड हो गया है। तो बेसिकली दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ध्यान रखना, यहाँ पर एक और चीज बोली गई है कि इंडिया ने बोला है कि 2047 के अंदर, 2047 के अंदर जब इंडिया अपनी स्वतंत्रता के 100 साल सेलिब्रेट करेगा, तब तक वो अपने सारे के सारे टारगेट्स को कंप्लीट यहाँ पर कर चुका होगा। तो ये क्लाइमेट एम्बिशन समिट के अंदर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो मैंने आपको बताया, जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। सब लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी के अंदर, यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग, यहां तक समझ आ रहा है सब लोगों को? ओके, नेक्स्ट आप देखोगे, अभी आपको पता है कोविड-19 के दौरान आयुर्वेदा को लेकर, ठीक है, योगा को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष काफी चर्चा में है, आयुष मंत्रालय काफी चर्चा में है, जहां पर आपका आयुर्वेदा हो, योगा हो, यूनानी हो, सिद्धा हो, होम्योपैथी हो। क्योंकि आयुष का मतलब क्या होता है? ए से आपका आयुर्वेदा, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्धा और एस से होम्योपैथी। ये सारी चीजें काफी चर्चा में है। जो आपकी नेचुरोपैथी है उसको काफी ज्यादा चर्चा में देखने को मिला है कोविड-19 के द्वारा, कि किस प्रकार से जो हमारी वर्षों पुरानी बुद्धिमत्ता है, वर्षों पुरानी हमारी जो बेसिकली मेथोडोलॉजी है आयुर्वेदा की, उससे किस प्रकार से कोविड-19 के दौरान हेल्प मिली है। तो उसी चीज को यहाँ पर बताया गया है, किस प्रकार से नेजल एप्लीकेशन के लिए किस प्रकार से आप नाक के अंदर सीसम ऑयल या कोकोनट ऑयल या घी का यूज कर सकते हैं। ऑयल पुलिंग थेरेपी के बारे में बताया गया है। ड्राई कफ या जो आपका सोर थ्रोट होता है, गले का दर्द होता है, उसको किस प्रकार से यहाँ पर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के थ्रू काउंटर किया जा सकता है। तो इसको आप जस्ट रीड कर लीजिएगा, बट मेरा बताने का पर्पज था कि यहाँ पर ड्यूरिंग कोविड-19 बेसिकली गवर्नमेंट ने, स्पेशली आयुष मंत्रालय ने योगा को, आयुर्वेदा को, ठीक है, इनको काफी ज्यादा प्रमोट किया है, क्योंकि यही है बेसिकली जो आपकी नेचुरल इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि कोविड-19 के दौरान हमें जरूरत थी इम्यूनिटी सिस्टम को और भी ज्यादा बेहतर बनाने की। ठीक है, तो ये जनरल चीज है। नाउ द नेक्स्ट थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके अभी 93rd एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी फिक्की की, और जो कि बेसिकली कॉन्फेडरेशन है पूरी की पूरी इंडस्ट्री का। ठीक है, तो बेसिकली फिक्की की जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर अगर मैं बात करूं कि हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके लिए स्पेशली जब आप इसका आंसर लिखेंगे, या आंसर के अलावा आपके प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। हमारा बेसिकली इंडस्ट्री को लेकर, ठीक है, हमारा इन्वेस्टमेंट को लेकर, ठीक है, हमारा इनोवेशन को लेकर और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, ये सारी चीजें इससे जुड़ी हुई है। चाहे आपका इंडस्ट्री हो, चाहे इनोवेशन हो, चाहे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें यहाँ से जुड़ी हुई है। तो आप देखो यहाँ पर मोदी जी ने क्या बोला, अभी जो इसकी 93rd एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी, यहाँ पर बेसिकली हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा बोला गया कि किस प्रकार से आपको सारे के सारे स्टेक होल्डर का मतलब जितने भी चीज यहाँ से जुड़ी हुई है, जितने भी शेयर धारक यहाँ पर है, या जितने भी हित धारक है, ठीक है, इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है स्टेक होल्डर के लिए, हित धारक, जिन भी लोगों का इंटरेस्ट यहाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो बेसिकली उनको अपना पूरी की पूरा पोटेंशियल यूज करना होगा, पूरी की पूरी क्षमताओं को यूज करना होगा। और ध्यान रखना, हमारी इंडस्ट्री के अंदर बेसिकली आपको असीम क्षमताएं देखने को मिलेगी, काफी सारी अपॉर्चुनिटीज इकोनॉमी के वेरियस सेक्टर के अंदर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर उन्होंने आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट किया, लोकल वैल्यू और सप्लाई चेन को किस प्रकार से एनहांस किया जाए, ये वही चीज है हैशटैग वोकल फॉर लोकल प्रोडक्ट्स, हैशटैग लोकल वैल्यू चेन को किस प्रकार से हम एनकरेज कर सके, आत्मनिर्भर भारत को किस प्रकार से हम बढ़ावा दे सके, ये उसी से सारी चीजें यहाँ पर जुड़ी हुई है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा पता है। ध्यान रखना, यहाँ पर दो वर्ड यूज किए, यहाँ पर यूज किए थे कि नीति और नियत। ठीक है,
कि भारत की नीति कैसी होनी चाहिए और नीयत कैसी होनी चाहिए, क्योंकि नीयत में अगर खोट होगा तो बेसिकली कोई भी गवर्नमेंट न फार्मर्स के लिए और न बेसिकली अदर सोसाइटी के लिए वेलफेयर कर पाएगी। तो आपको सारी चीजों को यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो भारत 21st सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं तो फुली कमिटेड है फार्मर्स के वेलफेयर के लिए। और उसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, चाहे रिफॉर्म्स को लेकर हो, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर हो, चाहे छोटी छोटी सिटीज को कैसे डेवलप किया जाए, मंडीज को कैसे मॉडर्नाइज किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर किस प्रकार से प्रोड्यूस को सेल किया जाए। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ से जुड़ी हुई है। ये सारी की सारी चीजें प्रधानमंत्री जी ने जो फिक्की की जनरल मीटिंग थी उसके दौरान यहाँ पर सारी चीजें बोली। तो ये जस्ट आपके मेंस के आंसर राइटिंग के लिए है, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। यस, जो हमने डिस्कस किया था पीएम वानी के बारे में, उसके बारे में और भी अच्छा ऑथेंटिक डेटा आपको देखने को मिलेगा और यहाँ से आप डायरेक्टली नोट्स बना सकते हैं। इसके बारे में मैंने आपको काफी सारी चीजें पढ़ाई है। पीएम वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, जो कि हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसके बारे में और भी ऑथेंटिक डेटा आप लोगों को देखने को मिलेगा। सारा का सारा डेटा गवर्नमेंट वेबसाइट से है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आना, और क्वेश्चन आना पक्का है। आपसे पूछा जाएगा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पीएम वानी स्कीम, क्योंकि आप देख पा रहे हो किस प्रकार से इन्होंने फोटो बनाया है। एक फार्मर का बेटा अपने खेत से बेसिकली वाईफाई का एक्सेस कर पा रहा है, अगर उसके पास कोई भी लैपटॉप, टैबलेट या जो भी सुविधा उसके पास है, तो इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। तो यहाँ पर देखो क्या बोलते हैं, हिंदी में भी आप इसको रीड कर सकते हो। पीएम वाणी योजना का उद्देश्य पूरे भारत में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ाना है और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट के प्रसार को बढ़ावा देना है। तो आपको 2 लाइन में सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई कि पीएम वाणी योजना का उद्देश्य क्या है। दूसरी चीज आप देखोगे, अब इसमें बेसिकली जो इंटरनेट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, इसके लिए मैंने आपको कल भी बताया था, अगर आप लोगों को ध्यान हो, कि पब्लिक डेटा ऑफिसेज बनाए जाएंगे। इसमें आपका कोई किराना शॉप वाला भी बना सकता है, एक इंडिविजुअल भी बना सकता है, ताकि बेसिकली ज्यादा से ज्यादा लोगों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जा सके। तो आप देखोगे इस योजना के तहत पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीमेंट, ठीक है, द्वारा पब्लिक डेटा ऑफिस के माध्यम से वाईफाई सेवा प्रदान करने के लिए सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क स्थापित किए जाएंगे। अगर आपको ध्यान हो तो कल डायग्राम बनाया था, किराने की शॉप या बेसिकली चाय की दुकान, उसके ऊपर बेसिकली आप इसको लगा सकते हो। आप किसी पर्टिकुलर घर के अंदर इंडिविजुअल को डेटा ऑफिस के रूप में क्रिएट कर सकते हो। और ध्यान रखना, इसके लिए कोई लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। कल भी मैंने आपको बताया था, आपके एग्जाम में स्टेटमेंट आएगा कि लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो वो गलत है, कंप्लीटली फ्री है। इस सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क के माध्यम से ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रदान करने वाले के लिए कोई लाइसेंस नहीं है। और मैंने आपको एक और चीज बताई थी, इसके लिए आपको जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जिसका नाम ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके पास जाकर आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, आपको लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखना, इसमें सिर्फ आपका पंजीकरण कराना होगा। जो भी ऐप प्रोवाइड करता है, उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत करना होगा और पास के क्षेत्र में वाणी अनुरूप वाईफाई हॉटस्पॉट का पता लगाना होगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर एक सिंपल सा पंजीकरण होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, विल हेल्प इन प्रोलिफरेशन ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट। ठीक है, इससे ब्रॉडबैंड इंटरनेट का बेस काफी ज्यादा बढ़ेगा और मैंने आपको बताया था लोगों की इनकम बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी ही रखनी है। उसके अलावा आप देखोगे, जो मैंने आपको बताया था कि जो पीडीओ है, जो आपके पीडीओ आपको बनाए हैं, पब्लिक डेटा ऑफिस आपने बनाए हैं, वो वाईफाई एक्सेस पॉइंट की स्थापना के लिए आधारभूत संरचना प्रदान करेंगे। वो आपके लिए हॉटस्पॉट होंगे। अभी आपने देखा होगा कि अगर फॉर एग्जांपल मैं मेरे फोन का हॉटस्पॉट ऑन कर दूंगा तो मेरे घर वाले सारे एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन वो बेसिकली काफी लिमिटेड एरिया में है। ठीक है, काफी लिमिटेड लोगों के लिए है। लेकिन अगर यही पब्लिक हॉटस्पॉट आ जाएगा तो कितने सारे लोग इसका एक्सेस कर पाएंगे। किस प्रकार से रूरल एरियाज के अंदर पब्लिक हॉटस्पॉट के माध्यम से सभी लोगों को इंटरनेट की सुविधाएं दी जा सकती है। और ध्यान रखना, पीडीओ और पीडीओए के लिए पंजीकरण की आवश्यकता भी नहीं है, डायरेक्टली बेसिकली आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं वेबसाइट के माध्यम से। डीओटी में, डीओटी मतलब आपका डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में ऐप प्रोवाइडर्स निशुल्क पंजीकरण करा सकेंगे और आवेदन करने के 7 दिनों के भीतर आपका पंजीकरण हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखना, इससे बहुत सारी चीजें होगी, रोजगार के नए नए अवसर क्रिएट होंगे। ठीक है, जो स्पेशली स्मॉल बिजनेस करता है उनकी आय बढ़ेगी। ठीक है, उनको बेसिकली इंटरनेट एक्सेस के लिए दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस पर अपन डिस्कस कर चुके हैं, तो मैंने आपको एक बार नोट्स की फॉर्म में बता दिया था कि आप नोट्स बना सकें। कल मैंने आपको एक छोटी सी चीज बताई थी इंटरनेशनल भारती फेस्टिवल के बारे में। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था
तमिल पोइट या बेसिकली काफी फेमस पर्सनालिटी थे, सुब्रमण्यम भारती, ठीक है, सुब्रमण्यम भारती, जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर मोदी जी ने अपनी स्पीच के अंदर उनके बारे में काफी सारी चीजें बोली, सुब्रमण्यम भारती के बारे में, ठीक है, जो वनविल कल्चरल फाउंडेशन के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप देखो यहाँ पर उन्होंने कितनी सारी चीजें बताई। उन्होंने बोला कि सुब्रमण्यम भारती का जो जीवन है, उनका प्रोफेशन कोई सिंगल प्रोफेशन नहीं रहा, वो बेसिकली काफी अच्छे पोइट भी रहे, काफी अच्छे फिलोसोफर भी रहे, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर भी उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। काफी सारे उनके कोट्स भी यहाँ पर यूज किए गए हैं, ठीक है, उन कोट्स को भी आप बेसिकली अपने एग्जाम में यूज कर सकते हो, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उनके बारे में आपको बता देता हूँ जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली यूज आएगी। सबसे पहले आपका वुमन को लेकर ध्यान रखना, वुमन को लेकर काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे सुब्रमण्यम भारती साहब थे, उनका जो इम्पोर्टेंट विजन था, वो चाहते थे कि महिलाओं को सशक्त बनाया जाए। और बेसिकली उनका जो विजन था गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंदर महिलाओं को लेकर, महिलाओं के एम्पावरमेंट को लेकर काफी स्ट्रॉन्ग रहा। तो उसी को लेकर बेसिकली प्रधानमंत्री जी ने बोला कि अभी हमने वुमन के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए काफी सारी योजना चलाई है, जैसे कि मुद्रा योजना हो गई, ठीक है। उसके अलावा जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस के अंदर हमने महिलाओं को परमानेंट कमीशन किया है। अदरवाइज पहले आर्म्ड फोर्सेस के अंदर स्पेशली कॉम्बैट वाले पार्ट के अंदर, युद्ध क्षेत्रों के अंदर महिलाएं देखने को नहीं मिलती थी। तो ऐसे काफी सारे एफर्ट्स गवर्नमेंट के द्वारा किए जा रहे हैं। तो जब आप वुमन एम्पावरमेंट का ऐसे लिखते हैं तो बेसिकली इनका नाम आप यूज कर सकते हैं सुब्रमण्यम भारती का, जो एक तमिल पोइट थे, काफी अच्छे फिलोसोफर थे, और वुमन को लेकर भी उन्होंने काफी सारी चीजें यहाँ पर बोली, उनके इंडिपेंडेंट को लेकर। तो आप लोगों को बेसिकली न्यू इंडिया के इस ग्रेट पोइट का आपको बेसिकली यहाँ पर नाम दे सकते हो। नारी शक्ति के लिए किस प्रकार से उन्होंने महिलाओं के लिए सारे के सारे बैरियर्स तोड़े, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा, और साथ में जितने भी हमारे पुअर और मार्जिनलाइज सेक्शन थे उनको भी एक नई दिशा यहाँ पर प्रदान की। तो उनका वर्ड यूज कर सकते हो क्योंकि लेटेस्ट में चल रहा है, ठीक है, जो भी करंट पे चीज चल रही है, अगर आप चाहे तो उनका आंसर्स में यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। और अगर इनके बारे में पूछा जाए तो मैंने आपको बता दिया है इनके बारे में, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद जो इंडिया उज्बेकिस्तान वर्चुअल समिट के बारे में मैंने आपको बताया था कि लगभग 9 समझौते हमारे उज्बेकिस्तान के साथ साइन हुए हैं। और उज्बेकिस्तान की कैपिटल के बारे में मैंने आपको बताया था, ताशकंद इज द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान, जो बेसिकली काफी फेमस रही है। लाल बहादुर शास्त्री की जो कंट्रोवर्शियल डेथ थी, ठीक है, वो भी बेसिकली ताशकंद समझौता, आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है, ताशकंद में उनकी मृत्यु हुई थी। तो बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली इसको रिलेट करना है आपको भारत और सेंट्रल एशिया के संबंधों को लेकर, ठीक है। भारत और मध्य एशिया के संबंधों को लेकर स्पेशली बेसिकली हमारे बायलैटरल रिलेशंस को लेकर काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे यहाँ पर कनेक्टिविटी को लेकर, जिसमें एग्जांपल दिया था INSTC, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है, जो बेसिकली भारत की मध्य एशिया की कनेक्टिविटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक तापी गैस पाइपलाइन का भी एग्जांपल दिया था, T से आपका तुर्कमेनिस्तान, A से अफगानिस्तान, P से पाकिस्तान और I से इंडिया। तापी गैस पाइपलाइन जो आपकी सेंट्रल एशिया से आती है, ठीक है। उसके अलावा और भी काफी सारे प्रोजेक्ट आप देखोगे यहाँ पर। भारत का जो आपका कजाकिस्तान है उसके साथ आपको न्यूक्लियर एग्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर यूरेनियम काफी अच्छी मात्रा में आपको देखने को मिलेगा, तो कजाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर वाला एग्रीमेंट देखने को मिलेगा। उसके अलावा एक एयरबेस का नाम भी आपने सुना होगा, फकरोर एयरबेस, ठीक है, जो काफी फेमस रहा है। मैंने आपसे पूछा भी था कि फकरोर एयरबेस कौन सी कंट्री के अंदर है, सेंट्रल एशिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ताजिकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो सेंट्रल एशिया से जुड़ी हुई है, चाहे ट्रेड का पर्सपेक्टिव हो। तो अभी जो यहाँ पर चर्चा हुई है उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप देखोगे हिंदी में भी हमारे पास अवेलेबल है। 3 चीजों पर बात की गई है, उग्रवाद, कट्टरवाद और अलगाववाद। ये ध्यान रखना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब भी आप टेररिज्म के बारे में लिख रहे हैं, जब भी आपका ऐसे आतंकवाद पर चल रहा है, तो इन तीनों वर्ड्स का आपको यूज करना है। देखो, एक तो बात कर रहे हैं उग्रवाद की, एक बात कर रहे हैं आपकी अलगाववाद की, और एक आपकी बात कर रहे हैं आतंकवाद की। अब देखो, पहला वर्ड है एक्सट्रीमिज्म, एक वर्ड आपका फंडामेंटलिज्म, और एक आपका सेपरेटिज्म। सेपरेट का मतलब तो आपको समझ में आ गया, सेपरेट मतलब अलगाववादी भावना है।
सेपरेट किससे होना, जैसे आपने देखा होगा कश्मीर के अंदर काफी सारे ग्रुप्स हैं जो सेपरेटिस्ट हैं। सेपरेटिस्ट का मतलब वो बेसिकली कश्मीर को अलग करना चाहते हैं, तो अलगाववादी भावनाएं। आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी काफी सारे सेपरेटिस्ट ग्रुप देखने को मिलेंगे जो अपनी अलग एग्जिस्टेंस यहाँ पर चाहते हैं, ठीक है। तो आप तो हो गया एक तो अलगाववाद, ठीक है, एक हो गया आपका कट्टरवाद, एक हो गया आपका उग्रवाद, फंडामेंटलिज्म और आपका एक्सट्रीमिज्म, ठीक है। एक्सट्रीमिज्म का मतलब आप देखोगे बिल्कुल आप कट्टर हो चुके हो, ठीक है, बिल्कुल कट्टरवादी हो, ठीक है। और बेसिकली फंडामेंटलिज्म का मतलब आपका हो गया कि आपका उग्रवाद और कट्टरवाद दोनों ये वर्ड इसी से रिलेटेड है, ध्यान रखना। कट्टरपंथी मतलब वो होते हैं जो रिलीजन के आधार पर हिंसा को भड़काते हैं, जैसे कि हिंदू मुस्लिम आपने देखा होगा कि बिल्कुल कट्टरपंथी होते हैं। और बेसिकली उग्रवादी बेसिकली वो लोग होते हैं जो बेसिकली दूसरे लोगों को इंस्पायर करते हैं, गलत तरीके से इंस्पायर करना, ताकि वो बेसिकली अपने धर्म के लिए बेसिकली दूसरे लोगों के खिलाफ वायलेंस करे। तो ये तीनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, तो इन तीनों का नाम आप मेंशन कर सकते हो अपने आंसर के अंदर, ठीक है। साथ में आप देखोगे अफगानिस्तान में पीस के लिए काफी एफर्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें अफगानिस्तान से काफी सारी जुड़ी हुई है। और जो बेसिकली भारत ने बोला है अफगानिस्तान के अंदर जितने भी एफर्ट्स हो उसकी अगुवाई भी अफगानिस्तान करेगा, उसका स्वामित्व भी अफगानिस्तान के पास होगा और नियंत्रण भी बेसिकली अफगानिस्तान करेगा। अफगान लेड हो, अफगान ओन्ड हो और अफगान कंट्रोल हो, ध्यान रखना है। तीनों वर्ड मैंने यूज किए थे और ये क्वेश्चन आपके लिए आएगा कि बेसिकली भारत की क्या भूमिका है अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए। तो आपको ये बताना पड़ेगा अफगानिस्तान से हमारी बहुत अच्छे रिलेशंस है, बहुत सारी चीजें अफगानिस्तान से जुड़ी हुई है। अफगानिस्तान का जो न्यू इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम हो, जिसको सलमा डैम के नाम से भी जाना जाता है, इंडो अफगान फ्रेंडशिप डैम के नाम से भी जाना जाता है, अफगानिस्तान की पार्लियामेंट बिल्डिंग हो, ठीक है। तो बहुत सारे एफर्ट्स भारत ने अफगानिस्तान के अंदर किए हैं, तो ये सारी चीजें उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है भारत और उज्बेकिस्तान ने मिलकर भारत मध्य एशिया वार्ता की पहल की थी, जिसकी शुरुआत पिछले साल समरकंद से हुई थी। तो धीरे धीरे बेसिकली काफी अच्छी रिलेशनशिप यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि बेसिकली भारत के लिए मध्य एशिया क्यों महत्वपूर्ण है, या बेसिकली भारत के लिए मध्य एशिया की भूमिका क्या है। तो जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो इस सारे के सारे पॉइंट जो मैंने बताए हैं उनको अलग अलग हेड में लिखना। कनेक्टिविटी की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है, एनर्जी सिक्योरिटी की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है, उसके अलावा स्ट्रेटेजिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है, ट्रेड की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है, न्यूक्लियर कॉपरेशन में क्यों महत्वपूर्ण है, काउंटर टेररिज्म को लेकर क्यों महत्वपूर्ण है। जितने ज्यादा डायमेंशन एग्जामिनर को दिखा पाओगे उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सब लोग ट्राई कीजिएगा इन सारे डायमेंशंस को यहाँ पर यूटिलाइज करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई और बेसिकली काफी सारे ऐसे एरियाज है जहां पर आपको पोटेंशियल देखने को मिलेगा, जहां पर एग्रीमेंट हमारे साइन हुए हैं, चाहे साइबर को लेकर हो, चाहे एंटी टेररिज्म को लेकर हो, चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर हो, यहाँ पर अपार संभावनाएं आपको देखने को मिलेगी। तो ध्यान रखना आपका एक टॉपिक तैयार हो चुका है। जब भारत मध्य एशिया के संबंधों के बारे में बात करोगे तो बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको दे दिए हैं उज्बेकिस्तान के रेफरेंस को लेकर, ठीक है। तो कृषि को लेकर हो गया, द्विपक्षीय संबंधों, परमाणु ऊर्जा, ध्यान रखना अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप देखोगे कि यहाँ पर गुजरात के अंदर काफी सारे स्टेट्स के अंदर, आपको हरियाणा के अंदर काफी सारे मॉडल्स अपनाए जा रहे हैं, जिससे बेसिकली भारत काफी बेनिफिट यहाँ पर ले रहा है, ठीक है। आज की क्लास रिकॉर्डेड क्लास है, तो माफी चाहूंगा आपके डाउट्स एड्रेस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं आपके डाउट्स अभी नहीं पढ़ पाऊंगा, ठीक है। बट फिर भी बेसिकली आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का ये एडिशन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाया ताकि आप सारी चीजें सीख पाए, प्रॉपर नोट्स अपने फॉर्मेट में बना पाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कैंपेन के बारे में जो मैंने आपको बताया था, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, ठीक है। ये बेसिकली WHO ने या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस कैंपेन के लिए भारत की प्रशंसा की है, जहां पर हम फोकस कर रहे हैं फिट इंडिया, हेल्थी इंडिया के बारे में, ठीक है। हमारा इंडिया स्वस्थ रहे, हमारा इंडिया हमारा हेल्थी रहे। तो आप देखोगे फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, ठीक है। काफी फनी लाइन बनाई थी और काफी ज्यादा ट्रेंड रहा था ट्विटर पे, काफी ज्यादा ट्रेंडिंग आपको देखने को मिलेगा। फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, ये कैंपेन था। इसको लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी भारत की प्रशंसा की है। तो आप देखोगे यहाँ पर जो ये कैंपेन चालू किया गया था हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो WHO अपलोड्स इंडियाज इनिशिएटिव ऑन प्रमोटिंग फिजिकल एक्टिविटी, जहां पर हम क्या प्रमोट कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी। कम से कम हर दिन आपको आधे घंटे फिजिकल एक्टिविटी करनी ही करनी है अगर आप लोगों को स्वस्थ रखना चाहते हैं। तो 1 दिसंबर को ये कैंपेन हमने चालू किया था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। तो इसको लेकर और भी अच्छी पॉजिटिव चीजें हमें देखने को मिल रही है। तो लिख लीजिएगा अपने नोट्स के अंदर, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज कैंपेन बेसिकली
भारत के द्वारा चालू किया गया, जिसमें हर दिन आपको 30 मिनट्स फिजिकल एक्टिविटी करनी है। ठीक है, तो आपको पता है ये फिट इंडिया मूवमेंट को रिलेटेड है। ठीक है, हम बात करते हैं फिट इंडिया मूवमेंट, भी आप लोगों ने नाम सुना होगा। फिट इंडिया मूवमेंट है, घर जाके पढ़ लेना एक बार। ये सारा का सारा हेल्दी प्रैक्टिसेस को लेकर आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो चीज मैंने आप लोगों को अभी स्लाइड्स के थ्रू बताई थी, वही चीज आपको द हिंदू के अंदर भी देखने को मिलेगी। एक दिन पहले हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर ने इस चीज को लेकर सारा का सारा डेटा बताया था। कल बेसिकली हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये सारा का सारा डेटा रिलीज किया गया कि ठीक है, जिसमें बेसिकली भारत ने जो टारगेट किया था उसका 21% हमने कंप्लीट कर लिया है। ये वही चीज है जो बेसिकली मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट है वो आपको ये ध्यान रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, मैंने आपको बताया था पहले भी। और जिन लोगों ने मेरी 10M वाली सीरीज फॉलो की है उन लोगों को तो पता भी होगा, क्योंकि बेसिकली आपको पता है कि जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हमारा 2015 में साइन हुआ था, उसके 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो 2020 में जो आपका एग्रीमेंट लगभग 190 देशों के द्वारा साइन किया गया था, जिसका हमारा टारगेट था, और ये टारगेट मैंने आपको बताया भी था कि बेसिकली हमें क्या करना है, हमारा जो टेम्परेचर है, किससे कंपेयर करूंगा, हमारा जो एवरेज टेम्परेचर है जो प्री इंडस्ट्रियल इरा में था, औद्योगिक क्रांति आने से पहले जो पूरे वर्ल्ड का एवरेज टेम्परेचर था, और हमारी शताब्दी के अंदर जो एवरेज टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हमें नहीं बढ़ने देना। अगर पहले का एवरेज टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस था, तो बेसिकली शताब्दी तक हमें इसको 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं बढ़ने देना। हमें ट्राई तो करना है कि हम इसे 1.5 पर ही रोक पाए, 27.5 डिग्री सेल्सियस पर ही रोक पाए। ये डेटा मैंने आपको समझाने के लिए यूज किया है, ये डेटा मैंने आपको समझाने के लिए यूज किया है कि किस तरह से हमें हमारे टेम्परेचर की वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर अंदर रोकना है, ताकि बेसिकली हम क्लाइमेट चेंज को इजीली एड्रेस कर सके। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाने देना है, जो एवरेज टेम्परेचर के अंदर चेंज है। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पर ध्यान रख लेना, इससे काफी सारे क्वेश्चन आप लोगों के देखने को मिलेंगे। और मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से हमारी रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी के अंदर काफी इंपॉर्टेंट चेंज देखा गया है, किस प्रकार से हम हमारे टारगेट्स की तरफ यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, और जो भारत का टारगेट था वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, 2030 तक 33 से 35% हमें एमिशन इंटेंसिटी को यहाँ पर क्या करना था, रिड्यूस करना था। तो वो सारी चीजें मैंने आपको स्लाइड्स के माध्यम से समझा दी है, तो स्लाइड्स में आप देख लेना। दूसरी चीज आप देखोगे यहाँ पर जो हमारी अभी जो मीटिंग चल रही थी फिकी वाली, जो मैंने आपको बताया था, जो कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री का एक कोलैबोरेशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमारे विदेश मंत्री ने भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज बोली है ट्रेड डील के बारे में, जहां पर उन्होंने बोला है कि ट्रम्प जो रेजीम थी, उन्होंने हमारी काफी सारी जो व्यापार समझौते थे उनको ब्लॉक किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है, और उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि जो बाइडेन के आने से वो सारे के सारे इश्यूज जो ट्रेड को लेकर भारत और यूएसए के मध्य चल रहे थे, वो सारे के सारे इश्यू रिजोल्व हो सकते हैं। तो अब देखो क्या बोला है, India was dead serious about concluding a trade deal with the US, but the Trump administration decided not to. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यहाँ पर बोला है कि हमारे विदेश मंत्री बोलते हैं कि भारत तो बेसिकली कंप्लीटली सीरियस था कि नहीं, हमें ये ट्रेड डील यूएसए के साथ साइन करनी है, बट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने उन चीजों को रिजेक्ट कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि जो यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है वो रेस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए कि काफी इतने सालों से जो हमारा नेगोशिएशन चल रहा है, उसके बाद भी हमारी ट्रेड डील साइन नहीं हो पाई। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जो बाइडेन के आने से काफी सारी चीजें यहाँ पर ईज हो सकती है, स्पेशली ट्रेड को लेकर। जो दोनों कंट्रीज के बीच में व्यापारिक इश्यू चल रहे हैं, व्यापारिक मुद्दे चल रहे हैं, डिफेंस में काफी अच्छा कोलैबोरेशन चल रहा है भारत और यूएसए के बीच में, बट इंपॉर्टेंट ट्रेड डील्स आप देखोगे तो उनमें दिक्कत है। जैसे कि आप देखोगे एक इंपॉर्टेंट चीज भी थी जीएसपी का, अगर आपने नाम सुना हो, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। ठीक है, उसको लेकर भी काफी सारे इश्यूज भारत और यूएसए के बीच में रहे थे। तो यहाँ पर बेसिकली जयशंकर साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि इससे बेसिकली और भी ज्यादा ईज होगी जो बाइडेन के प्रेसिडेंट बनने के बाद। ठीक है, तो ये चीज है, देखते हैं कैसा होता है। 21 जनवरी के बाद जो बाइडेन अपनी सत्ता में होगी, उसके बाद सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी कि क्या उनका विजन भारत को लेकर होता है, किस तरह से उन सारी चीजों को वो यहाँ पर एड्रेस कर पाते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट डेटा आपको बताता हूँ, जिसका नाम है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे।
ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, काफी न्यूज में रहता है। इसको लेकर आप अपने एग्जाम में कोड भी कर सकते हो, इसका डेटा आप अपने एग्जाम में बता सकते हो। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये द हिंदू के अंदर आपको देखने को मिलेगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देखोगे हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसको रिलीज किया है, अभी पूरा डेटा नहीं आया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 5वां एडिशन हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने रिलीज कर दिया है, और उसमें बताया है कि काफी सारे पैरामीटर्स के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। आप देखोगे यहाँ पर इससे पहले का जो डेटा था, द टेबल लिस्ट द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन फुली वैक्सीनेटेड इन 2019-20 एंड द परसेंटेज चेंज इन, देखो यहाँ पर कंपेयर किया गया है 2014-15 से लेकर 2019-20 तक जो बच्चों का टीकाकरण हुआ या बच्चों को जो वैक्सीन दी गई, 17 स्टेट्स का डेटा लिया गया, उसमें बताया गया कि कितना प्रतिशत चेंज आपको देखने को मिला। कुछ ही ऐसे स्टेट हैं जहां पर वैक्सीनेशन के अंदर डिक्रीज देखने को मिला, अदरवाइज जनरली सभी स्टेट्स के अंदर आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। और आप देखोगे हिमाचल प्रदेश के अंदर आपसे स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखने को मिला, तो वो था आपका हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखना, इसके डेटा से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 5वां संस्करण का कुछ पार्शियल डेटा हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज किया जा चुका है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे इन्होंने काफी सारा डेटा 2014-15 से कंपेयर किया है और बताया है कि वैक्सीनेशन का कितना परसेंटेज आपको देखने को मिला। तो आप देखोगे हिमाचल प्रदेश के अंदर 89.3% बच्चों को बेसिकली वैक्सीन यहाँ पर दिया गया, और पॉजिटिव में आप देखोगे प्लस 19.8% चेंज यहाँ पर देखने को मिला। तो अगर आप बात करते हो वैक्सीनेशन के हिसाब से, तो ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर हाईएस्ट वैक्सीनेशन परसेंटेज देखने को मिला 2019-20 में, तो उसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। पहला हिमाचल प्रदेश, फिर आपका वेस्ट बंगाल सेकंड नंबर पर। तो पूरा डेटा, पूरी लिस्ट यहाँ पर बनाई हुई है, किस स्टेट के अंदर 2014-15 से इंक्रीज हुआ, किसके अंदर डिक्रीज आपको देखने को मिला। क्योंकि डिक्रीज भी मैंने आपको बताया, कुछ स्टेट्स के अंदर, गोवा के अंदर डिक्रीज है, सिक्किम के अंदर आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा, केरला के अंदर आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से स्टेट्स है जहां पर वैक्सीनेशन का परसेंटेज आपको कम देखने को मिला, क्योंकि इसका डेटा काफी इंपॉर्टेंट है। इस डेटा को आप कोड भी कर सकते हो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को लेकर, हेल्थ इंडिकेटर्स को लेकर इसका डेटा काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। 5वां एडिशन है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी किया है, और इसने बताया है कि 2014-15 से जब हमने कंपेयर किया तो 2019-20 में 17 स्टेट्स ने तो वैक्सीनेशन के अंदर प्रोग्रेस की है, 3 स्टेट के अंदर वैक्सीनेशन नेगेटिव रहा है, मतलब डिक्रीज हुआ है परसेंटेज, और हिमाचल प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन आपको देखने को मिलेगा। नोट डाउन कर लीजिएगा सारी चीजों को, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट थिंग, मैंने आपको बताया था यूके के बाद यूएसए के अंदर भी फाइजर वैक्सीन को अप्रूवल मिल चुकी है, और बेसिकली काफी जल्दी मिलियन ऑफ डोजेस वहां तक पहुंचने वाले हैं। और पहला जो टीका है वो भी बेसिकली ट्रम्प साहब ने बोला था कि उसकी रिहर्सल जारी है, विद इन 24 आवर्स के अंदर बेसिकली पहला टीका या पहली वैक्सीन फाइजर की यूएसए के अंदर लगा दी जाएगी। तो आप देखोगे यूएसए ने ग्रीन सिंबल दे दिया है फाइजर बायोएनटेक कोविड-19 वैक्सीन को, जो बेसिकली यूके की अथॉरिटी ने इसको अप्रूवल दिया था, जो कि एमआरएनए आधारित वैक्सीन है। ध्यान रखना कौन सी वैक्सीन है, एमआरएनए आधारित वैक्सीन है। और आप लोगों को पता हो तो भारत की जितनी भी वैक्सीन कैंडिडेट्स है, चाहे वो डीएनए को लेकर हो, चाहे एमआरएनए को लेकर हो, चाहे चिंपैंजी एडिनो वायरस को लेकर हो, सारा का सारा डेटा मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। अब आपके दिमाग में सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, इमरजेंसी अथोराइजेशन को लेकर, हमारी अथॉरिटी को लेकर, रूल्स को लेकर, न्यू ड्रग्स रूल्स जो आपको देखने को मिलेंगे 2019 वाले, तो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो दूसरी चीज, फाइजर को बेसिकली यूएसए ने भी अप्रूवल दे दी है, और आई थिंक वहां पर टीका लग भी चुका है जहां तक मुझे पता है। ठीक है, वहां तक टीका लग भी चुका है, क्योंकि विद इन 24 आवर्स के अंदर बोला गया था। तो बेसिकली वहां पर सारी प्रोसेस चालू हो चुकी है। तो ध्यान रखना है फाइजर एमआरएनए आधारित आपकी वैक्सीन है। उसके बाद आप देखोगे वेस्टर्न सहारा ऑन एज आफ्टर इजराइल मोरक्को डील। ध्यान रखना, अब एक और अरब कंट्री, आपने देखा होगा अभी एक अकॉर्ड हुआ था जिसका नाम क्या था, अब्राहम पीस अकॉर्ड। सब लोगों ने नाम सुना है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है कि अब्राहम पीस समझौता किस कंट्रीज को लेकर है। तो मैंने आपको बताया था ये समझौता आपका इजराइल के अलावा 2 अरब जगत की कंट्री थी, उनके नाम आपको पता होना चाहिए, यूएई और बहरीन, जिसके बीच में आपका ये समझौता हुआ था। ठीक है, अब बेसिकली एक और आपको अरब कंट्री देखने को मिलेगी जिसके साथ बेसिकली इजराइल की डील हुई है या इजराइल का समझौता हुआ है। तो आप देखोगे जो आपका मोरक्को वाला पार्ट है, तो आप देखोगे मोरक्को हैज बिकम द 4th अरब कंट्री
टू नॉर्मलाइज टाइज विद इजराइल इन 5 months। ये द हिंदू का आर्टिकल है जो आप देख पा रहे हैं, द हिंदू का डेटा ये मैंने कलेक्ट किया जो आप लोगों को प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मोरक्को चौथी कंट्री बना है, चौथी अरब जगत की कंट्री बना है जिसने बेसिकली विद इन 5 months की बात कर रहा हूँ, टोटल बात नहीं कर रहा, विद इन 5 months के अंदर बेसिकली जिसने इजराइल के साथ अपने डील्स को नॉर्मलाइज किया है, इजराइल को रिकॉग्नाइज किया है, इजराइल के साथ द्विपक्षीय संबंध बनाए हैं, इजराइल के अंदर अपनी एम्बेसी स्टेब्लिश की है। तो आपको क्या लिखा है, मोरक्को हैज बिकम द 4th अरब कंट्री टू नॉर्मलाइज टाइज विद इजराइल इन 5 months। आप देखोगे ऑन December 10 यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस द डील, ठीक है, ये 10 दिसंबर को ये डील अनाउंस की गई है और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की काफी बड़ी भूमिका देखने को मिल रही है। आप देखोगे कौन कौन सी कंट्री हो चुकी है, 5 महीने के अंदर बात कर रहा हूँ, यूएई हो गया आपका, ठीक है, दूसरा आपका बहरीन हो गया, तीसरा आपका सूडान हो गया और चौथी कंट्री आपकी आ गई मोरक्को। तो आप देख सकते हो विद इन 4 months के अंदर 4 अरब जगत की कंट्री जो इजराइल की एंटी मानी जाती है, ध्यान रखना, अरब जगत और इजराइल आपके घोर विरोधी रहे हैं, इतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी इनकी वजह से वेस्ट एशिया के अंदर रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर बहुत बेहतरीन प्रयास किए हैं स्पेशली इजराइल और अरब जगत के रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए। तो विद इन 5 months के अंदर, ठीक है, इससे पहले आपका इजिप्ट भी रह चुका है, लेकिन बहुत जल्दी 5 महीने के अंदर 4 कंट्री के इजराइल के साथ रिलेशनशिप बन चुके हैं। तो आप देखोगे यूएई, बहरीन, सूडान एंड नाउ मोरक्को यहाँ पर आपके स्टेट्स हैं जिन्होंने बेसिकली वेस्ट एशिया के साथ डील यहाँ पर साइन की है। आप देखोगे इन रिटर्न फॉर मोरक्कोज डिसीजन टू एस्टेब्लिश फॉर्मल टाइज विद इजराइल द यूएस हैज रिकॉग्नाइज्ड रबात सोवेरेनिटी ओवर वेस्टर्न सहारा। एक और इंपॉर्टेंट चीज देखोगे कि जो आपका वेस्टर्न सहारा वाला रीजन है, तो आप देखो इसके बदले में जो मोरक्को ने यहाँ पर डिसीजन दिया है कि बेसिकली हम इजराइल के साथ अपने रिलेशनशिप बनाएंगे, इजराइल के साथ बेसिकली हमारे द्विपक्षीय संबंध स्थापित करेंगे। तो इसके बदले में यूएसए ने क्या किया है, रबात की जो सोवेरेनिटी है, ठीक है, जो रबात वाला रीजन है उसकी सोवेरेनिटी को बेसिकली यूएसए ने रिकॉग्नाइज किया है, जो बेसिकली नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका की एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी मानी जाती है, जो बेसिकली मोरक्को के पास कंट्रोल में काफी लंबे समय से। तो आप देखोगे ये जो वेस्टर्न सहारा वाला रीजन है जो किसके पास है, मोरक्को के पास है, ठीक है, और आप देखोगे इस रीजन को लेकर अभी तक यूएसए इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता था। तो जब बेसिकली मोरक्को ने इजराइल के साथ अपने संबंध बनाए तो यूएसए ने उसके बदले में जो बेसिकली रबात सोवेरेनिटी है और वेस्टर्न सहारा जो कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी आपको देखने को मिलेगी नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका की, उसको बेसिकली रिकॉग्नाइज किया है, उसकी सोवेरेनिटी को यहाँ पर एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि किस तरह से यहाँ पर इंटरनेशनल प्रेशर भी बनाया गया, लेकिन धीरे धीरे सारी चीजें ईज आपको देखने को मिलेगी। तो इस आर्टिकल के अंदर बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। अभी तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है, बट बेसिकली यहाँ पर जितनी भी नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज है उनको लेकर भी एक छोटा वीडियो मैं बनाऊंगा, ठीक है। आई थिंक आपको 8:45 वाली क्लास में देखने को मिल जाएगा, ताकि इनका सारा का सारा मुद्दा है कि बेसिकली आपकी जो नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज है या वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज, उनको लेकर क्या क्या इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी आपको यहाँ पर जो मैंने चीजें बताई वो आपको ध्यान रखना है। अब्राहम पीस अकॉर्ड के बारे में जो यूएई और बहरीन के साथ हुआ था, यूएसए की इंपॉर्टेंट भूमिका थी, तीसरा सूडान और चौथा मोरक्को, इन चारों कंट्री ने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया है, इजराइल के साथ अपने रिलेशनशिप यहाँ पर क्रिएट कर लिए। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ आनी चाहिए, ठीक है। इसके अंदर और भी सारी चीजें समझाई गई है, क्या विवाद था, अभी करंट स्टेटस क्या है, मोरक्को किस चीज को अपना क्लेम करता था। तो मैप के माध्यम से भी आपको देखने को मिलेगा जो मोरक्को वाला पार्ट है, ठीक है। आपको ये अटलांटिक ओशन वाला पार्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली मोरिटोना वाली कंट्रीज वगैरह, अल्जीरिया वाला पार्ट, ठीक है। तो सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो काफी सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आप देखोगे कोविड-19 के इमरजेंसी यूज को लेकर काफी सारी चर्चाएं चल रही है। मैंने आपको बताया भी था, क्वेश्चन भी पूछे हैं कि जो हमारे रूल्स के अंदर इमरजेंसी यूज का मेंशन नहीं है, वहां पर एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट का मेंशन आपको देखने को मिलेगा। तो आप देखोगे जो कोविशील्ड वाली वैक्सीन है और कोवैक्सीन है, तो आप देखोगे वायल्स ऑफ कोविशील्ड बिफोर दे आर पैकेज्ड एट अ लैब एट द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन पुणे on November 30। ये आपको वैक्सीन यहाँ पर दिखाई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि अभी काफी सारा डेटा यहाँ पर हमारी अथॉरिटी ने मंगवाया था, ठीक है। तो आप देखोगे द पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड भारत बायोटेक ऑफ हैदराबाद
जो फ्रंट रनर है वैक्सीन को बनाने को लेकर, उन्होंने बेसिकली जो हमारा ड्रग रेगुलेटर है, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, जिसके अंदर आपको आपका CDSCO सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, उसने काफी सारा डेटा इन कैंडिडेट से मांगा था ताकि बेसिकली वो पूरा इंश्योर इन लोगों को कर सके। तो यहाँ पर कुछ छोटी सी चीजें आपको सिखा देता हूँ ताकि आपको सारी चीजें पता लग सके। भारत के अंदर क्या प्रोसेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारत के अंदर इमरजेंसी अथोराइजेशन को लेकर कोई अलग से प्रोविजन नहीं बनाया गया। भारत के अंदर जो रूल्स है, जो भारत के अंदर रेगुलेशंस है, वहां पर जो आपको चीज देखने को मिलेगी वो जो हमारा न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स है, वहां पर एक्सेलरेटेड अप्रूवल प्रोसेस का मेंशन किया गया है, जिसका मतलब है कि भारत में अगर कोई भी महामारी आ जाती है, कोई भी ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, तो उस इमरजेंसी के केस में ये जो हमारी ड्रग अथॉरिटीज है वो एक्सेलरेटेड अप्रूवल दे सकती है, त्वरित रूप से उस वैक्सीन को मंजूरी दे सकती है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए इमरजेंसी यूज अथोराइजेशन का मतलब क्या है। तो सिंपल सी चीज है कि बेसिकली अगर नॉर्मल वे से जाओगे तो आपको काफी टाइम लगता है किसी भी वैक्सीन को अप्रूवल करवाने के लिए, लेकिन जब बेसिकली काफी हमें इमरजेंसी होती है, ठीक है, कोई ऐसी बीमारी होती है जो जानलेवा हो सकती है, उस केस में इमरजेंसी रूप से अप्रूवल दिया जा सकता है। तो आप देखोगे जो ट्रायल्स की गई, चाहे फेज 1 के अंदर, फेज 2 के अंदर, फेज 3 के अंदर, उनका सारा का सारा डेटा यहाँ पर चेक किया जाता है, उनकी एफिकेसी को लेकर, उनकी सेफ्टी को लेकर, देन आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटी उसको क्या देती है, अप्रूवल यहाँ पर देती है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में वैसे भी अपन पढ़ चुके हैं, सारे क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछ चुका हूं मैं, ताकि आप इजीली सारी चीजों का यहाँ पर आंसर कर सकेंगे। ठीक है, और जिसको और डिटेल में जाना है ये आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। इसको लेकर मैं 2 आर्टिकल्स पहले आपको डिस्कस कर चुका हूँ इमरजेंसी अथोराइजेशन को लेकर, तो आपको सारी चीजें आई थिंक क्लियर होनी चाहिए। उसके अलावा जो जम्मू एंड कश्मीर का रोशनी एक्ट था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, काफी पुराना एक्ट था, जिसको लेकर अभी काफी सारे विवाद चल रहे हैं, केस आपका कोर्ट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको लेकर भी आज आपको द हिंदू के अंदर आपको एक आर्टिकल देखने को मिलेगा। 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। एक तो आपका रोहिंग्यास को बांग्लादेश के द्वारा जो बसंचर आइलैंड पर शिफ्ट किया जा रहा है, ठीक है, उसको लेकर काफी सारे कंसर्न उठ रहे हैं। क्या ये आइलैंड सुरक्षित है, क्या यहाँ पर बेसिकली रोहिंग्यास के लिए क्या क्या अरेंजमेंट किए जा रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा बेसिकली ह्यूमन राइट्स को लेकर काफी जो एक्टिविस्ट है वो इसको यहाँ पर मुद्दा बना रहे हैं। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि बसंचर जो कि एक बांग्लादेश का आइलैंड है, ठीक है, जो बांग्लादेश की मेनलैंड से लगभग 40-50 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वहां पर बांग्लादेश लगभग 1 लाख रोहिंग्यास को शिफ्ट करने की योजना बना रहा है। उसको लेकर बेसिकली काफी सारे इश्यूज यहाँ पर उठाए गए, यूएन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने भी उठाए। ठीक है, आइलैंड की सिक्योरिटी के बारे में भी उठाए गए। ठीक है, क्या कदम है यहाँ पर बांग्लादेश का इसको लेकर, वो सारा का सारा डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। द हिंदू का आर्टिकल है, डिटेल में डिस्कशन आपको देखने को मिल जाएगा, बट इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। बट मैंने आर्टिकल इसलिए दिया ताकि इसमें और भी जो लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं एक बार फटाफट से इसको रीड कर लेंगे तो सारी चीजें आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, ये वाला जो आर्टिकल था रोशनी एक्ट को लेकर वो भी हमने डिस्कस किया था। अभी आप देखोगे दिसंबर 4 को जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने एक पिटीशन फाइल की थी हाई कोर्ट के अंदर, जिसमें उन्होंने मांगा था, ठीक है, जिसमें उन्होंने पूछा था कि बेसिकली जो अक्टूबर के अंदर जो वर्डिक्ट दिया गया था रोशनी एक्ट को लेकर, उस पर पुनर्विचार वापस से किया जाए, क्योंकि कोर्ट ने बेसिकली यहाँ पर इस जो रोशनी एक्ट था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला था, और बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट से बोला था कि जितने भी डिसीजन इसके अंदर लिए गए हैं, ठीक है, जे स्टेट के अंदर लैंड्स को लेकर, वो सारे के सारे अमान्य होंगे, सारे के सारे नल एंड वॉइड होंगे। ठीक है, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा यहाँ की लीज को लेकर, नॉन लीज को लेकर, आप ध्यान रखना ये एक्ट अभी का नहीं है, ये एक्ट काफी पुराना है। ठीक है, ये एक्ट काफी पुराना है। ठीक है, लेकिन बेसिकली इस एक्ट को रेट्रोस्पेक्टिवली या पीछे जाकर अप्लाई किया गया। इस एक्ट के माध्यम से यहाँ के जो लोग थे उनको ऑनरशिप दी गई थी, उसके बदले में उनसे कुछ फी चार्ज की गई थी, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लगाया गया था। बट अभी बेसिकली इस जो एक्ट था इसके खिलाफ हाईकोर्ट ने बेसिकली डिसीजन दिया, मान्य करार दे दिया था। तो अब देखो 20 साल पुराना ये कानून है जो कि 2001 में फारूक अब्दुल्ला साहब के टाइम पर बना था। ठीक है, और जिसका उस समय मतलब क्या था, रोशनी का मतलब उजाला। ठीक है, कि किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को लेकर बहुत सारे काम यहाँ पर किए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उस समय उस जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पावर क्राइसिस काफी ज्यादा था, तो स्पेशली आपका जो पावर सेक्टर है, जितने भी फंड रोशनी एक्ट के द्वारा बनेंगे उसको पावर सेक्टर में लगाना था, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट के अंदर लगाना था। तो इसके बारे में सिंपली आपको फटाफट से बता देता हूँ। ये जो रोशनी एक्ट था 2001 में
फारूक अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट के दौरान बनाया गया था। ठीक है, इस एक्ट का जो टारगेट था या वो उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो वहां जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पावर की शॉर्टेज थी, पावर की क्राइसिस थी, तो इस एक्ट के द्वारा वहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट के लिए फंड जनरेट करना था। ठीक है, इसके लिए बेसिकली आप देखोगे एक सर्कुलेशन यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा निकाला गया था। ठीक है, जिसके अंदर जितनी भी लैंड थी स्टेट के अंडर थी, ठीक है, जो लोकल्स के पास नहीं थी, उसके पास ओनरशिप नहीं थी, उनको ओनरशिप दी गई थी, उसके बदले फी चार्ज की गई थी। तो इसमें काफी सारी इरेगुलरिटीज आपको देखने को मिली थी। ठीक है, तो केक की रिपोर्ट भी यहाँ पर आई थी। तो इसमें आपको जस्ट इतना सा ध्यान रखना है कि रोशनी एक्ट बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है और बेसिकली अभी हाई कोर्ट ने इस जो एक्ट को पूरी तरह से अमान्य और अवैध घोषित कर दिया था। उसके खिलाफ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने वापस से हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन लगाई है कि इस पर डिसीजन को वापस से रिकंसिडर किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर एक रिव्यू पिटीशन जे.एंड.के गवर्नमेंट के द्वारा लगाई गई है, इसलिए आप वापस चर्चा में बना हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में इतना आपको ध्यान रखना सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, तो ये काफी चर्चा में, तो एक बार इसको फटाफट से रीड कर लीजिएगा, आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी। ठीक है, आज का हमारा टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, फटाफट से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ आज हमने क्या क्या सीखा है। काफी इंपॉर्टेंट चीजें हमने सीखी है। पहली चीज हमने यहाँ पर सीखी है, ठीक है, सबसे पहले हमने सीखा था यहाँ पर यस क्लाइमेट एम्बिशन समिट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने सीखी थी। भारत के टारगेट्स को लेकर 175 गीगावाट बाय 2022, 450 गीगावाट बाय 2030। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के मामले में भारत दुनिया का चौथे नंबर पर आपको देखने को मिलेगा। भारत का जो टारगेट था उसको भारत काफी तेजी से बढ़ रहा है। 21% हमने जो एमिशन की इंटेंसिटी को रिड्यूस करना था वो हमने यहाँ पर अचीव कर लिया है। सेकंड चीज हमने बताई थी कि सोलर के क्षेत्र में भी हमने काफी अच्छी प्रोग्रेस यहाँ पर देखने को मिली है। भारत के दो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव इंटरनेशनल सोलर अलायंस और कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में चर्चा की। 2047 के अंदर हम सारी चीजों को अचीव करना है। ठीक है, आयुर्वेदा को किस प्रकार से कोविड-19 के दौरान आयुष मंत्रालय के द्वारा प्रमोट किया गया। 93rd जो जनरल मीटिंग हुई थी फिक्की को लेकर, उसके बारे में मैंने आपको बताया। इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा मैंने यहाँ पर डिस्कस किया पीएम वानी को लेकर और डिटेल में डिस्कस किया कि किस प्रकार से रूरल एरियाज के अंदर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को और भी ज्यादा एनहांस करेगा और भी ज्यादा बढ़ावा देगा। इसको लेकर हमने यहाँ पर डिस्कशन किया। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि बेसिकली आपका जो इंटरनेशनल भारती फेस्टिवल था, जो तमिल पोइट है, ठीक है, सुब्रमण्यम भारती, उनके बारे में डिस्कस किया, उनका जो रोल था वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, और उसको लेकर गवर्नमेंट ने काफी सारे एग्जांपल्स भी दिए। मुद्रा योजना को लेकर, आर्म्ड फोर्सेस के अंदर वुमेन की परमानेंट कमिश्निंग को लेकर, इसको आप अपने एग्जांपल के तौर पे यूज कर सकते हो। इंडिया उज्बेकिस्तान के माध्यम से मैंने आपको सेंट्रल एशिया के काफी सारे क्वेश्चंस कवर करवाए। तीन इंपॉर्टेंट चीजें एक्सट्रीमिज्म, फंडामेंटलिज्म और सेपरेटिज्म यहाँ पर देखने को मिलेगी। अफगानिस्तान का एग्जांपल दिया। सेंट्रल एशिया हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्या क्या चीजें सेंट्रल एशिया से हमें मिल सकती है, उसके बारे में मैंने आपको समझाया। ठीक है, अलग अलग सेक्टर के अंदर मैंने आपको बताया। फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, ये कैंपेन जिसकी WHO के द्वारा प्रशंसा की गई। भारत चाहता है कि डेली आप आधे घंटे फिजिकल एक्टिविटी करो ताकि फिट इंडिया यहाँ पर क्रिएट हो सके। ठीक है, इंडिया के टारगेट को लेकर जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दिया था उसको हमने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से हमें जो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर रेंज है उसको 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर एक्सीड नहीं होने देना। हम चाहते हैं कि उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर लिमिट रख पाए। उसके अलावा बेसिकली हमने देखा कि किस प्रकार से हमारे विदेश मंत्री साहब ने बोला कि हमारी जो ट्रेड डील है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने काफी बार ब्लॉक की, तो यहाँ पर आशाएं है कि जो बिडेन के आने से सारी चीजों को नॉर्मलाइज किया जा सकता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा रिलीज हो चुका है, 5वां एडिशन है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने रिलीज किया है। काफी इंपॉर्टेंट डेटा दिया है कि वैक्सीनेशन को लेकर आपके लगभग 17 स्टेट्स के अंदर जो डेटा दिया उसमें बताया है कि 3 स्टेट के अंदर डिक्रीज हुआ है। हिमाचल प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन आपको देखने को मिलेगा। यूएसए ने फाइजर वैक्सीन को अप्रूवल दे दी है। ठीक है, काफी जल्दी वहां पर सारे के सारा टीकाकरण स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो कि एक mRNA वैक्सीन है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, इजराइल और मोरक्को के बीच में डील साइन हो चुकी है। पिछले 5 महीनों में इजराइल ने 4 अरब कंट्री के साथ रिलेशन स्थापित किए हैं, यूएई, बहरीन, सूडान और मोरक्को। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर, इमरजेंसी यूज को लेकर सारी चीजें मैंने डिस्कस की थी, वो आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। भारत के अंदर क्या प्रोसेस होती है। रोशनी एक्ट जो जम्मू एंड कश्मीर का 20 साल पुराना एक्ट है उसको हाई कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया था। उसके खिलाफ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने वापस से पुनर्विचार याचिका लगाई है कि इस चीज को वापस से रिकंसीडर किया जाए। ठीक है, इस एक्ट के माध्यम से जो मैंने आपको बताया था कि 20 साल पहले वहां जो पावर क्राइसिस को सॉर्ट आउट करने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट की फंडिंग करने के लिए रोशनी एक्ट लाया गया था। ठीक है, जिसके बारे में पूरी डिटेल्स अवेलेबल है। तो आई थिंक आपको सारी चीजें समझ आई होगी। आज आपके डाउट नहीं ले पाऊंगा। रोहिंग्याज वाला जो पार्ट था कि इनको बसंचर आइलैंड पर शिफ्ट किया जा रहा है, उसको लेकर भी काफी सारे इश्यूज उठाए जा रहे हैं। ठीक है, तो
आज रिकॉर्डेड क्लास की वजह से डाउट्स तो नहीं ले पाऊंगा, बट हाँ जो भी आपके डाउट्स आप कल पूछ लीजिएगा। क्लासेस का स्केड्यूल आप लोगों के सामने है, ताकि आप सब लोग सारी चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मेरा रेफरल कोड AKJ10 जिसको आप बेसिकली अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, ताकि आप सारी की सारी चीजों को इजीली यहाँ पर एड्रेस कर पाए। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइस, थैंक यू। ओके, थैंक यू।